नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है मैं आप लोगों के बीच तृतीय सेमेस्टर के लिए गणित के मॉक टेस्ट नंबर 2 की मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो आज जो है मैं इसे कॉपी पर लिख करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे चीज़ों को आपको टैकल करना है। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हैं और 5 प्रैक्टिस सेट मैंने सोचा है करवाने के लिए, और पूरी उम्मीद है कि यहीं से आपको क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी प्रैक्टिस सेट में अपने आप को आंकिए कितना आप नंबर अच्छा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, A अनुपाते B बराबर दिया गया है 3:4, B अनुपाते C बराबर दिया गया है 2:3 और A अनुपाते B अनुपाते C का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप कैसे इसे ज्ञात करते हैं भाई? ठीक है, आप इसे कैसे ज्ञात करते हैं? मैं थोड़ा सा इसे लाइट तेज कर लेता हूँ। हाँ, आप इसे कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, आप लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं A, यहाँ पर लिखते हैं B और यहाँ पर लिखते हैं C। जितने के मान निकालना होता है इसे करते हैं। AB के नीचे AB का मान लिख दीजिए 3 और 4, BC के नीचे BC का मान लिख दीजिए 2 और 3। ठीक है, और इसके बाद आप इसे क्या करते हैं, नीचे पाई पार देते हैं। इसके बाद जिसके बगल में जो संख्या रिक्त रहती है उसे हम भर देते हैं। 4 के बगल में रिक्त है 4 भर देंगे, 2 के बगल में रिक्त है 2 भर देंगे। ठीक है, अब इसे देख लीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 6:8:12 आ गया। ठीक है, अब देखिए 6:8:12 इसमें तो दिया ही नहीं गया है, तो क्या आपका उत्तर गलत हो गया? नहीं भाई, आप कोई एक ऐसी संख्या देख लो जिससे ये सभी विभाजित हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 2 से ये सभी विभाजित हो रहे हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12। इसका मान कितना आ जाएगा? 3:4:6। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3, 4, 6। ठीक है, ऐसे सवालों को ऐसे टैकल करिएगा, जिसके बगल में जो चीज़ें रिक्त रहती हैं उसे आप भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। A² - B² बटे A + B का सरलतम रूप क्या होगा? देखिए, मैंने फार्मूला आपको बताया है। A² - B² बराबर क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। A² - B² की वैल्यू कितनी होती है? A + B एक ब्रैकेट में A - B होता है। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो A² - B² बराबर हो जाएगा A + B एक ब्रैकेट में कर देंगे A - B, और नीचे बटे में दिया ही गया है A + B। अब इसे सरल करना है। आप सभी देख रहे हैं कि A + B से A + B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? A - B। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरे सवाल की बात करते हैं मित्रों। उम्मीद है समझ में आ रहा हो ना। चलिए, log 3 की वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है? log 3 की वैल्यू दिया गया है कितना? 0.4771 ये दिया गया है। आपसे log 30 का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया? log 30 का। ठीक है, log 30 को आप लिख सकते हैं log 3 × 10। लिख सकते हैं नहीं? log 30 को क्या लिख सकते हैं? log 3 × 10 लिख सकते हैं ना। आप जानते हैं log m × n का फार्मूला होता है log m + log n, यही होता है ना। तो आप जानते हैं log 3 का मान आप यहां पर देख रहे हैं। log 3 का मान दिया गया है 0.4771 ये दिया गया है, और log 10 का मान मैंने आपको बताया है 1 होता है। log 100 का मान 2 होता है। log 1000 का मान 3 होता है, मैंने आपको बताया है। तो इसे जोड़ लीजिए भाई। यहां पर 1.000 जैसे ही आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14771, यही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आने के प्रबल चांसेज हैं। चलिए मित्रों, अगला सवाल आपसे बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथा सवाल आपसे कहा गया 3, 4, 7, 9, 10, 13 व 15 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए, एक होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या से। आप सभी लोग उससे अवगत होंगे। सिग्मा fx बटे सिग्मा f मैंने बहुत बताया है। एक प्रैक्टिस सेट इसमें भी मैंने एक सवाल उसे दिया है। आज एक माध्यिका से मैंने सवाल दे दिया है। देखिएगा मित्रों, जब भी माध्यिका आपसे कही जाए, जो भी आपको आंकड़े दिए रहे, सबसे पहले आंकड़ों को आप चाहे आरोही अथवा अवरोही किसी भी एक क्रम में स्थापित कर लीजिए। जैसे पहले छोटा लिख दीजिए, उसके बाद सबसे बड़ा 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 लिखते चले जाइए। इसे क्या कहते हैं? इसे हम आरोही क्रम कहते हैं। पहले छोटा उसके बाद बड़ा। तो देख रहे हैं 3, 4, 7, 9 ऑलरेडी ये आरोही क्रम में बना हुआ है। तो इसे हमें फिर से दोबारा से इसे मतलब कि अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसके पदों की संख्या देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद कितने हैं? 7 हैं। यहाँ पर लिखिए पदों की संख्या 7 है। पदों की संख्या कितनी? 7 है, जो कि
विषम है, जो कि विषम है। अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका बराबर क्या होती है? तो माध्यिका बराबर होती है, माध्यिका बराबर होती है पदों की संख्या मतलब 7 + 1, पदों की संख्या +1 बटे 2वां पद, 7 + 1 बटे 2वां पद। ठीक है, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8 बटे 2 मतलब 4। 4वां पद इसमें जो है वही इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा पद क्या है? 1 2 3 4, चौथा पद है 9, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 5वें सवाल की बात करते हैं। अगर पदों की संख्या सम होती है तो क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया है, निश्चित तौर पे आपको पता होगा, लेकिन विषम है तो यही करते हैं 7 + 1 बटे 2वां पद। ठीक है, 5वां सवाल देख लीजिए। यदि वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ जो है वृत्त का केंद्र है, यक्स का मान आपको ज्ञात करना है, कोण AOB, कोण AOB, इसका मान आपको कोण AOB बराबर 80 अंश, इसका मान आपसे दिया गया है, ए दिया गया है और इसका मान आपसे पूछा गया है। आप सभी क्या जानते हैं? एक ही चाप द्वारा, चाप AB के द्वारा, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। हमेशा केंद्र वाला कोण दुगुना होगा। मैंने कहा है शक्ति किसकी मजबूत होती है? केंद्र की शक्ति मजबूत होती है, तो केंद्र वाला हमेशा क्या होगा? दुगुना होगा, और परिधि वाला हमेशा क्या होगा? आधा होगा। एक ही चाप के द्वारा, AB चाप के द्वारा ही यहां पर भी कोण बन रहा है और AB चाप के द्वारा ही यहां पर कोण बन रहा है। तो चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण त्रिज्या पर बने कोण का दुगुना होगा, इस वजह से परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा, इस वजह से कोण ACB, कोण ACB की वैल्यू हो जाएगी 80/2 मतलब 40 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत? 5वां सवाल आपने कंप्लीट कर लिया। देखिए कभी कभी सवाल मतलब क्वेश्चनों का लेवल ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा ऐसी चीज़ों को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अति लघुत्तरी वाला। देखिए मित्रों, अति लघुत्तरी वाले सवाल को सबसे पहला सवाल आपसे दिया गया है 16 और 40 का तृतीयानुपाती बताइए। ठीक है, एक होता है मित्रों, यहां पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, एक होता है मध्यानुपाती। क्या होता है? मध्यानुपाती। ठीक है, एक होता है मध्यानुपाती, एक होता है तृतीयानुपाती। निश्चित तौर पे यही दोनों अनुपात आपसे जो है पूछे जाते हैं और इसी दोनों में आपको समस्या होती है। एक मध्यानुपाती होता है, एक तृतीयानुपाती होता है। देखिएगा, मध्यानुपाती अगर आपसे कहा जाए कि 2 और 4 का मध्यानुपाती बताइए, 2 और 4 का मध्यानुपाती। ठीक है, अगर मध्यानुपाती आपसे पूछा गया तो मतलब 2:x दिया गया है, समानुपाते x/4 दिया गया है, मध्यानुपाती में होता है। तो आप अगर मध्यानुपाती पूछा जाए तो बीच में 2 x लगा दीजिएगा और दोनों पद दिए गए हैं वो एकदम बाहर लिख दीजिएगा। अब आप सभी जानते हैं बाहरी पदों का गुणनफल 2 × 4 बराबर अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है x² की वैल्यू आ जाएगी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √8। अगर 2 और 4 का मध्यानुपाती आपसे पूछा जाए तो √8 आएगा। और यहीं पर अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 और 4 का तृतीयानुपाती बताइए, तो क्या आप करेंगे? तृतीयानुपाती का मतलब क्या होता है? 2:4 समानुपाते, इसी को फिर से लिख दीजिए 4 तृतीयानुपाती का मतलब यक्स बाद में लिखिएगा। ठीक है, इसे हम तृतीयानुपाती बोलते हैं। मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, इसे आप ध्यान में रख करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने के चांसेज प्रबल है। ठीक है, तो देखिए 2:4 समानुपाते 4:x, तृतीयानुपाती में अंत में x लगाएंगे और मध्यानुपाती में बीच में 2 x लगा देंगे, तृतीयानुपाती में ऐसे करेंगे। ठीक है, बाहरी पदों का गुणनफल 2 × x बराबर 4 × 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 4 बटे x मतलब 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, मतलब तृतीयानुपाती कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है भैया, इसी तरीके से 16 और 40 का तृतीयानुपाती पूछा है, इसका मतलब आप क्या करेंगे? 16:40 समानुपाते 40:x। ठीक है, अब बाहरी पदों का गुणनफल 16 × x कर लीजिएगा, अंदर पदों का गुणनफल 40 × 40 कर लीजिएगा और उसका मान हमें लिख करके बताइएगा। ठीक है, बता दिया आपको, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती समझ गए ना? ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। 7वां सवाल है कितने समय में, समय यहां पर लिखिए, समय बराबर क्वेश्चन मार्क ₹900 का ब्याज, ₹900 मतलब मूलधन दिया गया है,
मूलधन कितना है? रुपया 900। ठीक है, 900 का ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितना है? 6%। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 189 रुपया हो जाएगा। देखिए ब्याज यहां पर दिया गया है, अर्थात ब्याज 189 रुपया हो जाएगा। ब्याज की वैल्यू आपसे पूछा, ब्याज दिया गया है 189 रुपया। ठीक है, आप सभी एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जानते हैं कि नहीं? साधारण ब्याज कितना? 189 बराबर मूलधन कितना है? 900, दर कितना है? 6, समय कितना है ज्ञात करना आपको। समय को हम टी मान लेते हैं बटे 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 189 गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर बटे में जाती है। 189 यहाँ पर है, टी गुणे 6 गुणे 9 यहाँ पे है। टी को जब यहाँ पर रखेंगे तो इसके साथ जो गुणा वाली संख्या इसके बटे में चली आएगी, बटे 6 गुणे 9। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 6 का 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 1 के 3। ठीक है ना? यहाँ पर देख लीजिए 3 सते 21। अब 2 से 7 में पहाड़ा पढ़ेंगे 3.5 आ जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा? समय आ जाएगा 3.5 वर्ष। आप अपने सवाल में इसे अच्छे से लिखिएगा, समय जो है 3.5 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? अब जैसे कुछ लोग कहेंगे भैया ब्याज कैसे आपको पता चल गया? ब्याज 189 रुपया है। इसमें देखिए डायरेक्टली लिखा गया है ब्याज 900 का ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 189 हो जाता है, अर्थात जो 189 है ये ब्याज ही दिया गया है। ठीक है ना? चलिए अब ये सवाल बता देते हैं। x² - 8x धन 15 को पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कीजिए। मैं इस सवाल को रोक रहा हूं, आगे मैं बताने वाला हूं, सबसे अंतिम में इसे बताऊंगा, अच्छा से समझाना पड़ेगा। 9वां सवाल देख लीजिए। 9वां सवाल क्या है? यदि a बराबर 3 4 6 9 12 15, ठीक है, b बराबर 2 4 5 6 8 12 13, a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करना। देखिए जब भी समुच्चय में a माइनस बी आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना? a माइनस बी। ध्यान रखिएगा a और b में दोनों में जो है उसको हम नहीं लिखेंगे। a और b दोनों में जो है हम उसको नहीं लिखेंगे, उसको काट देंगे। ठीक है, जो a में है, जो शेष a में बचेगा वही हम लिखेंगे। देखिए a और b दोनों में क्या है? 4 4 दोनों में है, काट देंगे। इसमें देखिए 6 6 दोनों में है, काट देंगे। इसमें देखिए 9 दोनों में नहीं है, नहीं काटेंगे। 12 देखिए दोनों में है, काट देंगे। 15 देखिए दोनों में नहीं है, नहीं काटेंगे। 9 देखिए दोनों में नहीं है, नहीं काटेंगे। ठीक है, अब देखिए जो दोनों में है मैंने काट दिया। दोनों में क्या है? 4 6 12 दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है, 9 दोनों में नहीं है, 15 दोनों में नहीं है। ठीक है, अब जब a माइनस बी की बात आएगी तो जो a में बचा है उसे हम लिख देंगे a माइनस बी हो जाएगा। 3 9 और 15 ये जो है a माइनस बी हो जाएगा। और वहीं पर अगर b माइनस ए की बात की जाए, b माइनस ए की बात, तो दोनों में जो है उसको काट दो। सबसे पहला काम a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करते समय समुच्चय में दोनों में जो है उसको काट दो। आप काटना नहीं, आपको मैं केवल सिखा रहा हूं, आपको नहीं काटना है। ठीक है, मैं केवल सिखा रहा हूं आपको। पहले आपको वहां पे काटना नहीं, आपको वहां पे दिमाग में रखना है इस चीज को। पहले दोनों को काट दो, दिमाग में रख लो, ए दोनों से कॉमन है तो इसको नहीं लिखना है। जो ए में बचा है, ए माइनस बी का मतलब जो ए में बचा है उसको लिख दो। बी माइनस ए का मतलब जो बी में बचा है उसको लिख दो। बी में क्या बचा है? 2, यहां पर 5, यहां पर 8 और यहां पर 13। तो बी माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 5 8 13। ठीक है ना? चलिए 10वें सवाल की बात करते हैं। 10वां सवाल आपसे कहा गया है बैंकिंग चेक कितने प्रकार के होते हैं? रेखांकित चेक को परिभाषित कीजिए। देखिए मित्रों, जो बैंकिंग चेक होता है निश्चित तौर पे यहां से सवाल पूछा जाएगा। बैंकिंग चेक मित्रों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है मित्रों वाहक चेक। क्या होता है? वाहक चेक। मैं आपको समझा दूंगा, आपको लिख लेना है। एक होता है वाहक चेक और एक होता है आदेशित चेक। क्या होता है? आदेशित चेक। एक होता है रेखांकित चेक। ठीक है, बैंकिंग चेक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वाहक चेक, आदेशित चेक और रेखांकित चेक। ठीक है ना? लाइट थोड़ा सा डिम कर देता हूं। हाँ, वाहक चेक, आदेशित चेक और रेखांकित चेक। मित्रों वाहक चेक क्या होता है? जैसे कि मेरे नाम नितिन उपाध्याय हमारा नाम है, नितिन उपाध्याय के नाम से वाहक चेक अगर जारी किया जाएगा बैंक की तरफ से, इसका मतलब ये है कि हम उस पर
पे, जहां पर पे लिखा गया है वहां पर हम किसी का भी नाम लिख देते हैं, अपने भाई का नाम, अपने बेटे का नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने मम्मी जी का नाम, किसी का नाम लिख करके हम अगर उसमें पेमेंट भर के दे देंगे तो वाहक चेक में पैसा निकल जाएगा। ठीक है, वाहक चेक का मतलब होता है कि इसमें जो है खाता धारक किसी भी व्यक्ति के नाम पर चेक काट देता है और वह मतलब कि जो भी चेक जिसके नाम चेक कटा होता है खाता धारक काटता है, वह जो है आसानी से अपने पैसे को मतलब पैसे को विड्रॉ कर सकता है, अर्थात निकाल सकता है। आदेशित चेक में क्या होता है मित्रों, आदेशित चेक का मतलब जिसके नाम चेक होता है, जैसे नितिन उपाध्याय के नाम, मेरा नाम नितिन उपाध्याय है, मेरे नाम से आदेशित चेक का मतलब ये होगा कि बैंक ने आदेशित किया है कि जिसके नाम से चेक होगा मात्र वही पैसा निकाल सकता है, बाकी कोई दूसरा पैसा नहीं निकाल सकता है। आदेशित चेक में यही होता है। आदेशित चेक में स्वयं खाता धारक ही पैसा निकाल सकता है और बाकी कोई आदेशित चेक में पैसा नहीं निकाल सकता है। जिसके नाम से चेक कटा होगा वही पैसा निकाल सकता है। ठीक है, जिसके नाम से चेक कटा होगा वही पैसा निकाल सकता है। वाहक चेक में खाता धारक को यह छूट होती है, वह किसी के नाम चेक को जो है काट सकता है और कोई भी जाकर के पैसा निकाल सकता है। रेखांकित चेक का मतलब क्या होता है, रेखांकित चेक को कोई भी वाहक चेक हो उसे आप रेखांकित चेक बना सकते हैं। कैसे क्या होता है, रेखांकित चेक ऐसे ही होता है। इस चेक में जो है आप क्या करिए, किसी के नाम आप काट दीजिए, किसी के नाम काटने के बाद यहां पर मैं अपना दस्तखत करके अपने भाई के नाम चेक काट देता हूं और यहीं पर इसी कोने में 2 3 रेखा खींच देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा भाई जाएगा, लेकिन उस चेक में जितना पैसा मैंने भरा हुआ है वो उसे पेमेंट नहीं होगा कैश के रूप में, कैश उसको कदापि नहीं मिलने वाला है। वह जो है उसमें अपने खाते का एक मतलब कि एक पर्ची लगाएगा, जमा पर्ची लगाएगा अपने खाते में। इस चेक में जितना भी पेमेंट हमको रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, रेखांकित चेक में क्या होता है, रेखांकित चेक में जो भी चेक भरा जाता है, खाता धारक जिसके भी नाम पर चेक काटता है उसे कैश नहीं मिलता है, बल्कि वह उस पैसे को किसी भी खाते में ट्रांसफर करवा सकता है। ठीक है, रेखांकित चेक में यही होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, log 2 की पावर x + 4 log 256, तो x का मान पूछा गया है। देखिए ऐसे सवालों पर आप डायरेक्ट आप log से log को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, log 2 की पावर x + 4 log 256, log से log यहां पर आप लिख दीजिएगा तुलना करने पर। क्या लिख दीजिएगा, तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर x + 4, यहां पर log है, यहां पर log है, तो आप ऐसे log को काट सकते हैं, log को ऐसे काट सकते हैं। 2 की पावर x + 4 बराबर 256 और 256 को आप जानते हैं, 256 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 की घात 8 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x + 4 बराबर 2 की पावर 8। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब देखिए आधार बराबर है तो हम क्या करते हैं, घातों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे लिखिएगा, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x + 4 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x + 4 की वैल्यू आ जाएगी 8 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 4 को घटा देंगे पक्षांतर करके, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, आइए चलिए अब लघुत्तरी सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए मित्रों, लघुत्तरी सवाल में 12वां सवाल आपसे दिया गया है। 12 आदमी किसी काम को 45 दिनों में करते हैं। 18 आदमी 18 दिन में काम पूरा कराने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए 45 दिन में काम कितने व्यक्ति करते हैं, 45 दिनों में काम करते हैं बराबर 12 आदमी। ठीक है, 12 आदमी, जो दिखा, जो उल्टा सीधा पूछा गया वैसे आप लिख दीजिए। 45 दिनों में काम करते हैं 12 आदमी। अगर उस काम को 1 दिन में कराना है, उस काम को 1 दिन में काम कराना है तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा कि कम, बताइए। अगर 1 दिन में 45 दिन में काम 12 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, उसी काम को अगर 1 दिन में करवाना है तो क्या आप क्या कहेंगे, कम आदमी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा आदमी की। आप कहेंगे भैया ज़्यादा आदमी की, तो गुणा कर लेंगे 12 × 45। ठीक है, अब इस काम को 18 दिन में पूरा कराना है, 18 दिन में कराने के लिए तो 12 × 45 बटे 18, इतने आदमियों की आवश्यकता पड़ जाएगी। 3 चौक 12, 3 छक 18। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 15 45, 15 दूनी 30। ठीक है, 18 दिन में अगर कराना है तो हमें कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी,
30 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से समझ गए सवाल ना। चलिए 13वां सवाल देख लीजिए। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण OBC बराबर 15 अंश, तो कोण BAC तथा कोण BEC का मान बताइए। देखिए गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी अब सवाल कराऊंगा और कुछ सवाल मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें देखिए मैंने कल भी एक सवाल बताया था कि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, इसके द्वारा ये जो कोण बनते हैं आपस में बराबर होते हैं। अगर वृत्त ए भी बराबर है, ए रेखा इसके बराबर है, अर्थात ए कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, एक कोण 15 है तो ये भी कोण 15 हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का जो कितना होता है 180 अंश, तो OBC में जो है ये 15 है, ये 15 है, 15 15 30, तो कितना हो जाएगा 150 अंश हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 150 अंश। यहाँ पर जो कोण बनेगा 150 अंश का हो जाएगा। 15 15 ये ऑलरेडी है, यहाँ पर 150 अंश का कोण बनेगा। और आप सभी लोग जानते हैं एक ही वृत्त मतलब एक ही चाप BC के द्वारा यहाँ पर कोण बन रहा है और इसी के द्वारा यहाँ पर भी कोण बन रहा है। तो यहाँ पर अगर 150 का कोण बन रहा है तो यहाँ पर कितने का बनेगा, आधे का बनेगा, मतलब 75 अंश, जो पहले सवाल में मैंने समझाया। ठीक है, एक कोण 75 अंश का हो जाएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं ए जो बन रहा है, ए इस तरीके से ए जो है चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। अगर यहाँ पर 75 अंश का कोण बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जो कितना होता है 180 अंश होता है। अगर 75 अंश है तो कितना हो जाएगा 105 अंश हो जाएगा। वृत्त आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, वृत्त आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया और उम्मीद है कि ये सवाल लगाने में आपको कोई समस्या नहीं है। लिखना कैसे है मैंने आपको सिखाया है। एक लड़की थी, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, पाल कोई करके थी, उन्होंने कहा कि जब आपको समझाना नहीं है तो आप हवाबाजी क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि बहन मैंने आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेज दिया है, और अगर क्लासेज को आप नहीं पढ़ेंगी और डायरेक्ट आप मॉक टेस्ट को देने आ जाएंगी तो आपको वाकई में समझ में नहीं आएगा और मॉक टेस्ट के बदौलत आप फेल हो जाएंगे, ये भी मुझे पता है। ठीक है, पहले आप क्लासेज को जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है उस क्लास को आप देख लीजिए प्रॉपर, उसमें बेसिक से मैंने पढ़ाया है। चलिए सवाल आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आंकड़ों का समांतर माध्य आप ये सवाल लगाइएगा। ये सवाल SCERT का है, बहुत फेमस सवाल है। समांतर माध्य आपको निकालना है, कल वाले प्रैक्टिस सेट जैसे मैंने कराया वैसे ही आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए मित्रों 15वां सवाल देख लीजिए। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1600 रुपये कितने वर्ष में 2000 रुपया हो जाएगा। इसमें देखिए 2000 हो जाएगा 1600 रुपया। ठीक है, मतलब मूलधन आपसे दिया गया है, मूलधन कितना है 1600, मिश्रधन कितना हो जाएगा, हो जाने का मतलब वो मिश्रधन दिया है 2000 रुपया। 2000 जब भी देखिए रुपया लिखिएगा, ये रुपया चिन्ह है और चिन्ह को हमेशा आगे लिखते हैं। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, 2000 माइनस 1600 कितना आ जाएगा 400 रुपया ब्याज आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है ये सब। तो क्या आपको निकालना है, दर आपको दिया गया है, दर कितना है 5 वर्ष 5%। समय आपको निकालना है, समय बराबर T मान लेता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ठीक है, तो ब्याज कितना है 400 गुणे 100, मूलधन कितना है 1600 गुणे दर कितना है 5%। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 25 संयम 100, 5 25 25, तो कितना आ जाएगा 5 वर्ष आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दिक्कत। देखिए 16वां सवाल देख लीजिए। 16वें सवाल को समझाने के लिए मैं बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा। 17 सेंटीमीटर लंबे, आज एक बच्ची ने हमारे पास फ़ोन किया था कि भैया ये परितः घुमाने वाला मुड़ने वाला सवाल मुझको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आज आपको समझा देता हूं। देखिए निश्चित तौर पे ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आ जाएगा। 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए यहां पर देखिए, मैं एक छोटा कर लेता हूं इसे। ठीक है, काट करके इसे छोटा कर लेता हूं जिससे आपको दिखाई दे। ये देखिए यहां पर जो है मैं एक आयत लेता हूं, ये आयत है, मान लो ये आयत है। इस आयत की लंबाई कितनी है, लंबाई है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 17 सेंटीमीटर आयत की लंबाई है। ठीक, और इसकी चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये जो चौड़ाई है ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक भैया, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक, 17 सेंटीमीटर लंबाई 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर, देखिएगा सबसे पहले मैं बताता हूं मोड़ने पर। मोड़ने पर अगर आपसे घुमाने की जगह पे आपसे दिया जाए मोड़ने पर,
तो मोड़ने पर क्या होगा मित्रों, यही चौड़ाई है ना, चौड़ाई के परितः मोड़ने पर मतलब चौड़ाई के चारों तरफ मोड़ने पर ऐसे मोड़ देंगे आप। ये देखिए इस तरीके से आप मोड़ देंगे, इस तरीके से आप मोड़ देंगे, मोड़ेंगे ना, ऐसे मोड़ेंगे। तो जो मोड़ रहे हैं, मोड़ने पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो 7 सेंटीमीटरवा है ना, ये जो 7 सेंटीमीटरवा ऐसे जब आप मोड़ रहे हैं तो जो वृत्त होता है, जो बन रहा है क्या, जो बेलन बन रहा है उसका परिधि बन जा रहा है, बेलन की पूरी परिधि बन जा रही है इसका चौड़ाई। ठीक है, तो जब मोड़ने पर कहेगा तो उसकी परिधि जो है उसकी चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है घुमाने पर। घुमाने का मतलब यह है कि आप जो है इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है, इसको ऐसे ले लीजिए, चौड़ाई के परितः घुमाने पर मतलब ऐसे घुमा दीजिए, एक बार ऐसे घुमा दीजिए, एक बार ऐसे घुमा दीजिए, तब भी बेलन बनेगा। एक बार ऐसे घुमाएंगे तब भी बेलन बनेगा। ठीक है, जब चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तब जो बेलन बनेगा ना, तब जो बेलन बनेगा, जो इसकी चौड़ाई हो जाएगी वो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। ऐसे आप घुमाइए, ऐसे आप घुमाइए भाई, देखो ऐसे करेगा ना तब ये जो बनेगा ये इसकी त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, समझ गए ना, अच्छे से समझा रहा हूं भाई। अगर मोड़ेंगे तो जो चौड़ाई होगी, मोड़ने पर जो चौड़ाई होगी उसकी परिधि बन जाएगी बेलन की, और जो घुमाएंगे, घुमाने पर इसकी जो चौड़ाई होगी, इसकी जो चौड़ाई होगी बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अगर नहीं समझ में आ रहा है समझने का प्रयास करिए। 7 सेंटीमीटर आर। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर पाई की जगह पे 22/7 लिख दीजिए। आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 × एच कितना है? एच बताइए कितना है? एच यही होगा भाई 17 सेंटीमीटर, यही तो एच होगा 17 सेंटीमीटर। आप इसको हल कर लेना, 22 के 7 में 17 में गुणा कर देना, यह आ जाएगा बेलन का आयतन। और वही वक्र पृष्ठ अगर आपसे पूछा जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, 2 पाई आर एच। मैं कल सुबह जो है फार्मूले वाला एक छोटा सा वीडियो दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का आयतन इतना हो जाएगा। ठीक है, परितः मोड़ने पर कहेगा तो जो इसकी परिधि आ जाएगी वो 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर घुमाने पर कहा है, ध्यान रखिएगा, अगर घुमाने पर कहा है तो उसकी त्रिज्या आ जाएगी, लेकिन अगर मोड़ने पर कहा है तो 2 पाई आर 7 सेंटीमीटर आएगा। तब यहां से आपको आर का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ गए। और यहाँ पर 2 पाई आर एच से इसका वक्र पृष्ठ निकालिएगा, आयतन का मान निकाल करके हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए 17वां सवाल देख लीजिए। 17वां सवाल है कि एक स्कूटर के मूल्य में प्रतिवर्ष 6% का अवमूल्यन होता है। यदि एक स्कूटर वर्ष 2007 में 35,000 रुपए का खरीदा गया तो वर्ष 2009 में इसका मूल्य क्या होगा? देखिएगा, ऐसे सवालों को अवमूल्यन ऐसा कुछ जब दिया रहे तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ये सवाल होता है पी ब्रैकेट में एक धन, मतलब देखिए मतलब मूलधन ब्रैकेट में मूलधन, सॉरी यहाँ पर बड़ा नहीं लगेगा यार, मूलधन ब्रैकेट में एक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब घटोत्तरी, घट रहा है, लगातार स्कूटर का रेट घट रहा है। घटने पर यहाँ पे माइनस लगाएंगे और जहाँ कहीं बढ़ोतरी दिया रहेगा तो वहाँ बढ़ोतरी में प्लस लगाते हैं। घट रहा है तो एक ऋण करेंगे, एक ऋण दर बटे 100 घाते समय, यही कर देते हैं। ठीक, तो वर्तमान में इसका मूल्य कितना है? वर्तमान में स्कूटरी का मूल्य कितना है? 35,000 है, और एक ऋण दर कितना है? 6 है बटे 100 घाते समय कितना है? समय है 2007 2009, 9 में इसका मूल्य ज्ञात करना, मतलब 2 साल है। ध्यान रखिए 35,000, 2 तिहाई 6, 2 5 संयम 100, 50 एक के 50 में से 3 गया 47 बटे 50 का वर्ग आ गया। देखिए 35,000 47 बटे 50 का वर्ग मतलब 47 × 47 बटे 50 × 50, यही दिया गया है। 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 7 35 कर दीजिए, 70 आ जाएगा। 5 14 70 कर दीजिए, 14 आ जाएगा। 47 × 47 × 14, जो इसका उत्तर आएगा यही इसका मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 18वां सवाल मैंने आपसे एक उपसमुच्चय के बारे में बताया है। आपने देखिए, आपने यूनियन जान लिया, आपने इंटरसेक्शन जान लिया, आपने घटाना सीख लिया, आपने a - b सीख लिया, b - a सीख लिया। ठीक है, आज मैं आपको उपसमुच्चय बताता हूं। जैसे देखिए
1 2 3, एक समुच्चय दिया गया है, ए बराबर है 1 2 3। आपसे कहा जाए कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। क्या आपसे कहा जाए कि समुच्चय ए में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। ध्यान रखिएगा, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या जो होती है वो होती है 2 की पावर n। n क्या है, n जो है अवयवों की संख्या है। n क्या है, n हो अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या। n क्या है, अवयवों की संख्या है। तो 2 की पावर, अवयव कितने हैं, 1 2 3 ही अवयव हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने हैं 8। मतलब समझ गए ना, मतलब 1 2 3 को अगर हम उप समुच्चय में बांटेंगे 1 2 3 को, तो अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। अब आपसे परीक्षा पेपर में जो है या तो पूछेगा समुच्चय 1 2 3 दिया रहेगा, यहां पर 4 5 6 दिया है, 7 8 दिया है, 7 8 9 दिया है। आपसे कहेगा इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 3, जितना भी अवयव रहेगा 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6, तो अवयवों की संख्या आ जाएगी। अब आपसे कहा सकता है कि अवयवों को बताइए, अब आपसे कहा जाए अवयवों को बताइए 1 2 3, मतलब एक परिवार है 1 2 3, इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग करिए, 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया। एक कैसे कैसे आपस में रह सकते हैं, 1 2 एक साथ रह लेगा, 2 3 एक साथ रह लेगा, 3 1 एक साथ रह लेगा। ठीक है, एक साथ 1 2 3 तो है ही, और एक रिक्त समुच्चय भी इसमें होता है। ठीक है, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले इनको सिंगल सिंगल बंटवारा कर दो, फिर इनको डबल डबल बंटवारा कर दो, फिर इनको एक साथ रख दो। एक सिंगल समुच्चय सब में जो है कॉमन आता है उप समुच्चयों में। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को दुईठी मझला ब्रैकेट करके संबोधित कर देते, या तो इस तरीके से फाइल लिख देते हैं। ठीक, चलिए अब एक सवाल मैंने आपको बताया था, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। देखिए इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूं, मैं आज उस वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड करवा देता हूं। आप उस वैसे तो ये सेकंड सेमेस्टर में था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का कोई चैप्टर आपसे पूछा ना जाए, पूछा जा सकता है, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में है तो आपके सिलेबस के बाहर अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का पूछ सकते हैं, तो पूछते हैं। तो उसके लिए मैं उन दोनों वीडियोज को प्लेलिस्ट में ऐड करवा देता हूं आज, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, x² - 8x धन 15, इसका आपको पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है। देखिए एक गुणनखंड होता है a + b का होल वर्ग होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, एक होता है a - b का होल वर्ग a² + b², यहाँ पर +2ab, सॉरी यहाँ पर -2ab हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी में गलत हो जा रहा है, तो कल मैंने एक सवाल गलत कर दिया था, तो एक बच्चा कह रहा था भाग वाला सवाल आप गलत लगा दिए। इतनी गर्मी थी, इस वजह से मैं आज ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या करते हैं, एक का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब किसी का वर्ग होगा 8x या 15x में से किसी का वर्ग आप नहीं हो। भाई देखो यार, वीडियो देख लेना, इसमें मैं समझाने में अपने आप को सहज नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, इतना बेहतरीन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। देखिए जो बीच में दिया गया है x वाली वैल्यू, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं 8x। ठीक है, 8x देखिए जो बीच में दिया रहता है 8x, जिसका हम पूर्ण वर्ग नहीं बना पा रहे हैं, उसको हम इसे लिख देते हैं। अभी वीडियो कट हो गया था, देखिए 8x, इसे काट देता हूँ। देखिए 8x इसे लिख दीजिएगा, माइनस नहीं लिखिए, 8x लिख दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। उसके बाद जिसका वर्ग जिसका पूर्ण वर्ग हो जा रहा है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8, जो 4 आ रहा है इसी का वर्ग, मतलब इसी का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे इसमें। x² - 8x धन 15 धन 4 का वर्ग मतलब धन 16 जोड़ दीजिए, ऋण 16 इसी में ऋण 16 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जिसका वर्ग इसमें हो पा रहा है कर दीजिए। x की घात 2, यहाँ पर देखिए धन 16 है ना, धन 16 और 8x को इसको एक साथ ले लीजिए, क्योंकि मुझको फार्मूला बनाना है, ए वाला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। x² - 8x धन 16 एक तरफ कर लीजिए, 15 और -16 एक तरफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इतने को हम देख रहे हैं, इतने को आप कर सकते हैं x का वर्ग, इसको आप कर सकते हैं धन 4 का वर्ग, इसको आप सकते हैं -2 इंटू a की जगह पर x, b की जगह पे 4, तो 2x 2 चौका 8x हो गया ना इसके बराबर, और -1 को आप 1 का वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b², इसे आप क्या लिख सकते हैं, a - b का होल वर्ग लिख सकते हैं ना, x - 4 का होल वर्ग,
हो सकता है, या -1 का होल वर्ग इसे लिख सकते हैं। इसे पूरे को ए मान लीजिए, इसे पूरे को बी मान लीजिए। फिर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, x माइनस 4 प्लस 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 1, तो हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 5। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को हल करेंगे। अगर पूर्ण वर्ग बना करके सवाल हल करना नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को देख लेना भाई। ठीक है, तो मैं आज प्लेलिस्ट में ऐड करा देता हूँ। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्कोर जरूर बताइएगा आपसे भी।